हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी में चैप्टर सेकंड और चैप्टर का नाम था जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए स्टूडेंट, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब हमने सजीवों के कुछ मूलभूत गुण पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सजीव जो है वो जनन करते हैं या सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं या सजीव अपने वातावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सजीव जो है वो कोशिकीय संरचना होती है, मतलब कि सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होगी? कोशिका। जितने भी सजीव हैं सब कोशिका से मिलकर ही बने हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और कुछ होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। कोशिका भी दो तरह की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की जहां पर बात आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य में सुविकसित झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। बाकी जो फर्क है वो हम पढ़ेंगे जब हम कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कोशिका के आधार पर या अलग अलग आकारिकी के आधार पर या अलग अलग संरचनाओं के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण किया गया था। तो सजीवों के वर्गीकरण में हमने अरस्तु का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद में द्विजगत सिद्धांत, त्रिजगत सिद्धांत, चतुर्जगत सिद्धांत, और हम सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ रहे थे पांच जगत सिद्धांत। पांच जगत सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि सजीवों को पांच भागों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। इसमें मोनेरा हमने कंप्लीट कर लिया था। मोनेरा जिसमें आते हैं जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया हैं सब के सब कौन से समूह में आते हैं? जीवाणु समूह में आते हैं। तो मोनेरा के बारे में एक बात याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। मोनेरा क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा समूह जो आता है, ठीक है, जिसका हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, वो है जगत प्रोटिस्टा समूह, जो कि आर.एच. व्हीटेकर के पांच जगत सिद्धांत के अनुसार दूसरा समूह है। पहला समूह कौन सा था? मोनेरा। दूसरा समूह आता है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई। तो हम लोग फंजाई तक इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए कि पहली आपको याद रखनी है वह है प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, ये सबसे पहली बात, सबसे सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात से बन सकता है। प्रोकैरियोटिक या प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, अगर ये यूकैरियोटिक है तो क्या होगा? इनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा या सुविकसित, पूर्ण विकसित केंद्रक होगा और झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। पूर्ण विकसित केंद्रक होंगे और झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है प्रोटिस्टा में। पहली बात, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, इनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं और ये झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनके अधिकतर सदस्य, प्रोकैरियोटिक के अधिकतर सदस्य जो होते हैं वह होते हैं जलीय।
प्राथमिक रूप से ये कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। ठीक है, प्राथमिक रूप से जलीय जीव होंगे। अगर बात करते हैं इनके पोषण की, तो पोषण इनमें ज्यादातर जीव जो होते हैं वो स्वयपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीव इनमें परपोषी भी होंगे। स्वयपोषी का मतलब है अपना भोजन ये खुद तैयार करेंगे, और परपोषी का मतलब है अपने भोजन के लिए ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रोकैरियो या प्रोटिस्टा जो है, देखिए हमने जब मोनेरा के बारे में पढ़ा था तो मोनेरा के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि मोनेरा में जितने भी जीवाणु हैं सब मोनेरा समूह में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं प्रोटिस्टा में कौन कौन सी जीव आते हैं, तो वो अभी तक पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, और ये कैसे हो सकते हैं, स्वयपोषी भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो क्या दर्शाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि अगर ये क्या है स्वयपोषी है तो क्या दर्शाएंगे, प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे। तो एक कोशिकीय जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं तो वो किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में। लेकिन कुछ वैज्ञानिक उनको मान सकते हैं कि वो पादप में आएंगे, क्योंकि पादप भी क्या दर्शाते हैं, प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, स्वयपोषी होते हैं। तो इनके बारे में इनकी सीमाएं जो है अभी तक पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें प्रोटिस्टा में जो समूह या जो जीव दिए गए हैं वो है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, इसके अलावा यूग्लेनोइड, इनके सबके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा औपंक कवक, जिनको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड, ठीक है, और प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग जंतुओं की या जीवों की कैटेगरी है जो किसमें हम मान रहे हैं, इस बुक के हिसाब से प्रोटिस्टा समूह में हम मान रहे हैं। कौन कौन से होंगे ये, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लेनोइड और औपंक कवक, और साथ में प्रोटोजोआ। अब देखते हैं इनके जनन के बारे में। ठीक है, जनन जो है इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन के साथ साथ में इनमें जनन हो सकता है कोशिका संलयन से, कोशिका संलयन से, और निषेचन यानी कि जाइगोट के निर्माण से, युग्मनज के निर्माण से। ठीक है, ये इनमें जनन की प्रक्रिया हो सकती है। तो देखिए हमारा जो दूसरा समूह है वह है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के बारे में पहला पॉइंट है, यह एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है। ठीक है, यूकेरियोटिक है तो क्या होंगी, पूर्ण विकसित केंद्रक होगा और झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। इसके साथ में ये ज्यादातर जीव जो होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में भी ये साफ पानी में भी रह सकते हैं, समुद्री पानी में भी रह सकते हैं, तो जलीय जीव होंगे। पोषण इनमें स्वयपोषी जीव भी होते हैं और परपोषी जीव भी होते हैं। इसके अलावा इनके जो सदस्य हैं वो अगर इस बुक की माने तो बुक के हिसाब से क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लेनोइड, औपंक कवक और प्रोटोजोआ। अगर जनन की बात करते हैं तो इनमें अलैंगिक जनन होगा, कोशिका संलयन द्वारा जनन होगा और युग्मनज निर्माण से
जनन होगा। अब अगर हम इनके सदस्यों के बारे में एक एक डिटेल से पढ़े तो पहले है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, ठीक है, क्राइसोफाइटा के बारे में याद रखना है। क्राइसोफाइटा किसका पार्ट है? प्रोटिस्टा जगत का पार्ट है। और क्राइसोफाइटा में क्या आते हैं? क्राइसोफाइटा में आते हैं डाइएटम्स, डाइएटम्स एवं सुनहरे शैवाल। ठीक है, क्राइसोफाइटा सदस्य, क्राइसोफाइटा जो समूह है वो किसका समूह है, किसका पार्ट है? प्रोटिस्टा का पार्ट है। और प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइटा समूह में कौन कौन से जीव आते हैं? डाइएटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। ठीक है, जिनको डेस्मिड भी कहा जाता है। सुनहरे शैवाल को क्या कहा जाएगा? डेस्मिड भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ये एक कोशिकीय होते हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये जलीय जीव हैं, जलीय जीव। अब जलीय जीव में यह स्वच्छ पानी यानी कि अलवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं, अलवणीय जल में भी हो सकते हैं, और समुद्री जल यानी कि लवणीय जल में भी हो सकते हैं। ठीक है, समुद्री जल में भी ये पाए जा सकते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखना है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषी। और ये जैसे अगर हम बोलें कि हमारी स्थलीय जीवों में अगर देखें तो पौधे सबसे बड़े उत्पादक हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा सबसे ज्यादा कौन करता है? पादप जगत करता है। तो अगर यहां पर देखें तो प्रकाश संश्लेषण, अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र के सबसे बड़े उत्पादक हैं ये, समुद्र के सबसे बड़े उत्पादक। समुद्र के सबसे बड़े उत्पादक होने का मतलब ये है कि समुद्र में ये जीव पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और समुद्र में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, सबसे ज्यादा भोजन का निर्माण जो है वो कौन करेंगे? डाइएटम्स और सुनहरे शैवाल यानी कि क्राइसोफाइटा। ठीक है, इनके बारे में एक चीज या एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, इनकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो इनकी होती है वह द्विपरतीय होती है। ठीक है, द्विपरतीय, द्विपरतीय जो एक दूसरे पर आच्छादित रहते हैं। और कैसे होते हैं ये? साबुनदानी नुमा। ठीक है, ठीक है, साबुनदानी की तरह ये द्विपरतीय होते हैं और एक दूसरे पर साबुनदानी की तरह आच्छादित रहते हैं, एक परत उसके ऊपर दूसरी परत। और इनकी जो परतें हैं उनके बीच में पाया जाता है सिलिका। परतों के बीच में क्या पाया जाएगा? सिलिका। इनकी परतों के बीच में पाया जाता है सिलिका। और सिलिका की वजह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिका की वजह से इनकी जो कोशिका भित्ति है, किसके कारण? सिलिका के कारण इनकी कोशिका भित्ति जो है वह नष्ट नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। ये जो कोशिका भित्ति है इनकी, वो कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है। किसकी वजह से? सिलिका के कारण। पहली बात तो याद रखनी है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वह द्विपरतीय होती है और दो शेल होते हैं और एक दूसरे के ऊपर साबुनदानी की तरह वे आच्छादित रहते हैं। और इन दो परतों के बीच में पाई जाती है सिलिका। और सिलिका की वजह से ये कोशिका भित्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि मरने के बाद में क्राइसोफाइट्स या डाइएटम्स अपने आवास स्थल में अत्यधिक मात्रा में कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ देते हैं।
ठीक है, नष्ट होने के बाद में क्राइसोफाइट या डाइएटम या बात करते हैं मेनली डाइएटम की, तो नष्ट होने के बाद में यानी कि मरने के बाद में इनके ऊपर, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, तो मान लीजिए एक कोशिकीय जीव है और इनके ऊपर क्या पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति पाई जाती है और द्विपरतों में और साबुनदानी की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, आच्छादित रहेगी और बीच में क्या पाई जाएगी, सिलिका। तो ये तो नष्ट हो गया, मान लीजिए जो अंदर का कोशिका है डाइएटम वो तो नष्ट हो गया, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति है वह नष्ट नहीं होगी। तो नष्ट होने के बाद में क्राइसोफाइट अपने आवास में अत्यधिक मात्रा में कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ देते हैं। कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ देते हैं। कोशिका भित्ति के अवशेष जो है ये छोड़ देते हैं और ये अवशेष जो है वो करोड़ों साल तक जमा होते रहते हैं। ये जो अवशेष हैं किसके, कोशिका भित्ति। अब ये क्यों छोड़ते हैं कोशिका भित्ति, क्योंकि ये नष्ट नहीं हो सकती है। कोशिका भित्ति कभी भी ये नष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कोशिका है वह डाइएटम वो तो मर सकता है या नष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी कोशिका भित्ति क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, तो ये नष्ट नहीं होगा और करोड़ों वर्षों तक ये जमा होते रहते हैं। करोड़ों वर्षों तक जमा होते रहते हैं। करोड़ों वर्षों तक ये क्या होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और ये जो संरचना बनती है इस संरचना को हम कहते हैं डाइएटोमीशियस अर्थ। डाइएटमी मृदा, इसे क्या कहा जाएगा, डाइएटमी मृदा कहा जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो जिस जल में ये रहते हैं उसके तल में बहुत लंबे समय तक ये जमा होती रहती है, करोड़ों साल तक ये जमा होती रहती है और इसके जमा होने के बाद में इसे क्या बोला जाएगा, डाइएटोमीशियस अर्थ या डाइएटमी मृदा। और ये जो डाइएटमी मृदा है इसको, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये किस काम में आती है, ये पॉलिश के लिए काम में आती है, ठीक है, या फिर तेल एवं सिरप के निश्चंदन, तेल एवं सिरप को छानने के लिए, निश्चंदन के लिए काम में आती है। तो ये इसके कुछ उपयोग है, ठीक है। क्या है ये, डाइएटमीशियस मृदा। हमेशा याद रखना है डाइएटमीशियस मृदा क्या होती है, क्राइसोफाइट्स के जो डाइएटम्स हैं इनके ऊपर कोशिका भित्ति की द्विपरत पाई जाती है और ये एक दूसरे के ऊपर साबुनदानी की तरह आच्छादित रहते हैं और इनके बीच में पाई जाती है सिलिका। और ये सिलिका कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। तो क्या होते हैं, जब ये डाइएटम्स मर जाते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति जिस जगह पर ये रहते हैं उसके तल में जमा होती जाती है और करोड़ों वर्षों तक जमा होने के बाद में इसे क्या कहा जाता है, डाइएटमी मृदा, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, पॉलिश करने के लिए, तेल को या सिरप को छानने के लिए, उसके निश्चंदन के लिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये था क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के बाद में यहाँ पर ये क्राइसोफाइट हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा इनका जो समूह आता है वह है डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में हमें याद रखना है, यह समुद्री जीव है,
समुद्री जीव, और ये क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, और यह भी समुद्र के मुख्य उत्पादकों में से एक है। ये क्या है, समुद्र के मुख्य उत्पादकों में से एक है। ये समुद्र के जो पहले हमने पढ़े कि क्राइसोफाइट्स यानी कि जो डाइएटम्स हैं वह समुद्र के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और उनके बाद में आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में आपको याद रखना है, इनकी कोशिका के ऊपर सेल्यूलोज की बहुत सख्त पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के ऊपर या कोशिका भित्ति के रूप में, ठीक है, कोशिका भित्ति के रूप में सेल्यूलोज की सख्त पट्टिकाएं या दृढ़ पट्टिकाएं पाई जाती हैं। दृढ़ पट्टिकाएं पाई जाती हैं। दृढ़ पट्टिकाएं पाई जाती हैं। किसकी दृढ़ पट्टिकाएं पाई जाएंगी, सेल्यूलोज की दृढ़ पट्टिकाएं पाई जाएगी। पूरी तरह से ढका नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटा छोटा सेल्यूलोज की दृढ़ पट्टिकाएं इनके ऊपर पाई जाती हैं, और इनके ऊपर दो कसाब होंगे, इसीलिए नाम दिया है डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो दो कसाब होते हैं इनमें, इनके कोशिका पर दो कशाब होते हैं। दो कसाब में एक तो लंबवत होगा और एक अनुप्रस्थ होगा। एक कसाब तो होगा लंबवत और एक होगा अनुप्रस्थ। एक कसाब होगा लंबवत, दूसरा अनुप्रस्थ। और ये कसाब कहां पर पाए जाएंगे, देखिए जो पट्टिकाएं हैं, कोशिका भित्ति की जो पट्टिकाएं हैं, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उनमें ये पाए जाते हैं। दो कसाब पाए जाते हैं। दोनों कसाब एक तो लंबवत होगा और एक क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। और ये पाए कहां जाएंगे, ये पाए जाएंगे कोशिका भित्ति की पट्टिकाओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में। ठीक है, ये पाए जाएंगे कोशिका भित्ति की पट्टिकाओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में ये पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है इनके बारे में। कभी क्या होता है कि समुद्र में डाइनोफ्लैजेलेट्स की एक साथ स्फुटन होता है, मतलब एक साथ बहुत सारे डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं वह उनका जन्म होता है, या कोई विशेष रंग के। आपको एक और पॉइंट हमें इसमें याद रखना है कि डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं वह अपने वर्णक की उपस्थिति के आधार पर पीले, हरे, नीले या लाल रंग के दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग रंग के दिखाई दे सकते हैं अपने कोशिका में उपस्थित वर्णक के आधार पर। अब जो दूसरी बात हमें याद रखनी है वह ये है कि कभी कभी समुद्र में डाइनोफ्लैजेलेट्स का अचानक स्फुटन होता है, मतलब कि किसी एक डाइनोफ्लैजेलेट्स में अचानक जनन की प्रक्रिया हो गई, अचानक उनका नंबर जो बढ़ जाता है, और इनका नंबर बढ़ने से समुद्र जो है वो, या जो एक पर्टिकुलर जगह है, विशेष जगह है, वो पूरी तरीके से कैसे दिखाई देगी, लाल दिखाई देगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स एक रेड कलर का या लाल रंग का डाइनोफ्लैजेलेट्स है, जिसमें तेजी से स्फुटन या तेजी से जनन की प्रक्रिया होती है, और इसकी वजह से एक पूरा विशेष जो जगह है
वह लाल रंग का दिखाई देने लग जाता है। और इनसे कुछ विषैले पदार्थ भी निकलते हैं। इनसे क्या होगा, कुछ विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ भी निकलते हैं। ठीक है, और ये जो विषैले पदार्थ हैं इनकी वजह से जलीय जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। जलीय जीवों की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, जैसे कि मछलियां, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। जो डाइनोफ्लेजिलेट्स है, कुछ डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं कि उनका नंबर अचानक से बढ़ जाता है और जिस कलर के होते हैं वही कलर दिखाई देने लग जाता है चारों तरफ। तो और इनसे विषैले पदार्थ निकलते हैं जिसकी वजह से किसी भी जीव की, समुद्री जीव की मृत्यु हो सकती है। ये था डाइनोफ्लेजिलेट। इसके बाद देखिए हमने प्रोटिस्टा समूह में सबसे पहले पढ़ा है क्राइसोफाइट्स, कंप्लीट कर लिया हमने, डाइनोफ्लेजिलेट्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आता है यूग्लेनोइड। तो यूग्लेनोइड के बारे में जो पॉइंट हमें याद रखने हैं वो ये है कि यूग्लेनोइड जो है वह ज्यादातर अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है वो है यूग्लेनोइड। यूग्लेनोइड जो है वह अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल में और स्थिर जल में, स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है, यूग्लेनोइड्स अलवणीय यानी कि साफ जल में, स्थिर जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में याद रखना है, इनका शरीर पर कोशिका भित्ति की जगह पर प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के स्थान पर, कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन की एक परत पाई जाती है। प्रोटीन की परत पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल। इस परत को क्या कहा जाएगा, पेलिकल कहा जाता है। और इसी परत के कारण जो यूग्लेना है वह उसका शरीर कैसा होगा, लचीला। ठीक है, इनका जो कोशिका है वह कैसी होगी, लचीली। और इनके शरीर पर दो कसाब होते हैं जिनमें एक होता है छोटा और दूसरा होता है बड़ा। दो कसाब होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि यूग्लिना जो है उसमें पादप के और जंतुओं के दोनों गुण पाए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूग्लिना में पादप एवं जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूग्लिना एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, जो किसको जोड़ता है, पादप को जंतुओं के साथ जोड़ता है। ठीक है, पादप और जंतुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं। कैसे, सूर्य के प्रकाश में यह कैसा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह कैसा होगा, प्रकाश संश्लेषी। और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। ठीक है, जब तक सूर्य का प्रकाश है ये अपना भोजन खुद बनाएगा, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो उस दिशा में ये क्या करेगा, ये दूसरे जीवों को मार करके उनको खाने लगेगा या दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने लगेगा। तो दोनों के गुण हैं, जंतुओं के गुण भी हैं और पादप के गुण भी हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें जो वर्णक पाया जाता है
वह उच्च पादपों के समान होता है, उच्च पादपों के समान होगा। ठीक है, जो भी वर्णक इनमें होता है वह उच्च पादपों के समान वर्णक होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो युगलिना, एग्जाम्पल है इसका युगलिना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा। प्रोटिस्टा जगत के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोटिस्टा जगत के 3 अलग अलग सब ग्रुप के बारे में जानकारी मिली, जिसमें क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेट्स और यूग्लेनोइड। तो हमने आज स्टार्ट किया था जगत प्रोटिस्टा से। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, क्योंकि ये यूकेरियोटिक हैं तो इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे। इसके अलावा ये जलीय जीव होते हैं, पोषण इनमें स्वपोषी होते हैं ये, और परपोषी भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनके जो सदस्य हैं वह है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लेनोइड, अवपंक कवक जिसको स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है, और प्रोटोजोआ। जनन इनमें 3 अलग अलग तरीके से जनन हो सकता है। अब पढ़ते पहला क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा में क्या क्या आता है? डाइएटम्स और सुनहरे शैवाल, जिसको डेस्मिड भी कहा जाता है, डेस्मिड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव में यह अलवणीय और लवणीय दोनों जल में रह सकते हैं। कौन से? क्राइसोफाइट्स। प्रकाश संश्लेषी होते हैं और समुद्र के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो द्विपरतीय होती है और साबुनदानी की तरह एक दूसरे के ऊपर आच्छादित रहती है, और इनके कोशिका भित्ति के बीच में पाए जाते हैं सिलिका, और सिलिका की वजह से इनकी कोशिका भित्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। भले ही क्राइसोफाइट्स या डाइनो या डाइएटम्स नष्ट हो जाएं, तो जब ये डाइएटम्स नष्ट हो जाते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति के अवशेष जो हैं वह समुद्र के तल में जमा होते रहते हैं, और जब करोड़ों साल तक ये जमा होते जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? डाइएटमी मृदा। ठीक है, और इस मृदा, क्योंकि एक सिलिका के कण पाए जाते हैं इसके अंदर, तो इसका यूज हम करते हैं पॉलिश करने के लिए, तेल को छानने के लिए, सिरप को छानने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आते हैं डाइनोफ्लेजेलेट। समुद्री जीव है, प्रकाश संश्लेषण होता है, समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, और कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज की दृढ़ पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें 2 कसाब होते हैं, जिनमें एक तो लंबवत होगा, एक तो कसाब होगा। अगर ऐसा है तो एक कसाब तो होगा ऐसा और दूसरा कसाब होगा ऐसा। ठीक है, और ये कहां पर पाए जाएंगे? कोशिका भित्ति की पट्टिकाओं के मध्य उपस्थित जो रिक्त स्थान है वहां पर ये पाए जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं उनमें अचानक से स्फुटन होता है, अचानक से इनकी जनन की जो दर है वह बढ़ जाती है, और जिस रंग के ये होते हैं जैसे लाल रंग के, तो पूरे समुद्र का जो एक विशेष स्थान है पूरा लाल रंग का दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और इनसे कुछ विषैले पदार्थ भी निकलते हैं जिनकी वजह से जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद आता है यूग्लेनोइड। यूग्लेनोइड अलवणीय यानी कि साफ जल में पाया जाता है। ठीक है, स्थिर जल में ये ज्यादातर होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर इनमें प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जिसको हम कहेंगे पेलिकल, और उसकी वजह से ये कैसे होते हैं? लचीले। 2 कसाब होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है कि यूग्लिना में पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। पादप के गुण होते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी है और ये परपोषी भी है। सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण करती है और बाकी ये परपोषी रहेगी। जो इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल उच्च पादपों में जो आवर्त बीजी पादप है उनके समान इनमें वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमने पढ़ लिया यूग्लिना। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवपंक कवक, प्रोटोजोआ और फंजाई जगत, लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।